जब मेरे दोस्त ने ब्लाइंड डेट शब्द कहे तभी मुझे अपने मन की सुन लेनी चाहिए थी। मैं 24 साल की हूँ। मैंने बहुत सारी अजीब पहली डेट्स, सिचुएशनशिप्स और घोस्टिंग देखी है, लेकिन इवान अलग लग रहा था। टेक्स्ट पर वो काफ़ी अच्छे से बात कर रहा था, उस अजीब खुद को कम समझने वाले तरीके से, अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलने वाला। उसने प्लीज़ और थैंक यू भी कहा, इसलिए जब उसने वेंडीज में मिलने का आइडिया दिया तो मैं मान गई, ये सोचकर कि एक सेफ चॉइस है। मैं लगभग 7 बजे अंदर आई। जगह लगभग खाली थी। काउंटर पर बस एक और कैशियर और कोने में एक बूढ़ा जोड़ा फ्राइज शेयर कर रहा था। इवान पहले से ही खिड़की के पास बैठा था। उसने मुझे हाथ हिलाया। है ना, हाँ इधर। मैं मुस्कुराई और उसके पास गई। वो बिल्कुल अपनी तस्वीरों जैसा दिख रहा था, एक मासूम दिखने वाला हॉट लड़का। हे सॉरी, मैं थोड़ी लेट हूँ, तुम टाइम से हो? वो मुस्कुराया। और तुम बहुत सुंदर लग रही हो। पहले 20 मिनट तक सब कुछ बहुत अच्छा था। हमने नगेट्स शेयर किए, इस बारे में मजाक किया कि असल में किसी को नहीं पता कि फ्रॉस्टी किससे बनता है, और फिल्में, नौकरी और परिवार के बारे में बात की। वो मेरे चुटकुलों पर थोड़ा ज्यादा जोर से हंसा, लेकिन मुझे उससे थोड़ी घबराहट हुई। फिर उसने मुझसे कुछ ऐसा पूछा जिसने डेट का मूड तुरंत बदल दिया। तो तुम कितने लड़कों के साथ सोई हो? 1 मिनट, क्या? तुमने सुना मुझे? उसने कहा, आवाज साफ थी। बस जानना है। मैं हंसी, वैसी घबराहट वाली हंसी जो आप तब हंसते हैं जब आप मन ही मन सोच रहे होते हैं कि ये मजाक हो। ये पहली डेट के लिए थोड़ा पर्सनल सवाल है, तुम्हें नहीं लगता क्या? उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, एक हल्की मुस्कान भी नहीं। उसकी आंखें टिकी हुई थी, बिना पलक झपकाए, जैसे वो मेरा रिएक्शन देख रहा हो। मैंने बड़बड़ाया, माहौल को नॉर्मल करने के लिए एक फ्राइज उठाया। चलो कुछ और बात करते हैं। क्यों? रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए हमें ईमानदार होना पड़ेगा ना? रिश्ता आगे बढ़ाना? मुझे तो उसका पूरा नाम ही नहीं पता था। मैंने अपनी कुर्सी थोड़ी पीछे खिसकाई। इवान, ये सही सवाल नहीं है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगी, समझे तुम? उसका जबड़ा कस गया। एक पल के लिए वो बस मुझे घूरता रहा, जैसे वो चुपचाप कुछ हिसाब लगा रहा हो। फिर उसने शांत लेकिन डरावनी पक्की आवाज में मुझसे कहा, अगर हम डेट करने वाले हैं तो तुम्हें अपने सभी मेल दोस्तों से कांटेक्ट खत्म करना होगा। मुझे कंपटीशन नहीं चाहिए। मेरे पेट में अजीब सा महसूस हुआ। ठीक है, बस बहुत हुआ, ये डेट खत्म। मैं जाने के लिए खड़ी हुई, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। इससे पहले कि मैं समझ पाती कि क्या हो रहा है, उसने मुझे खींचकर वापस टेबल पर बिठाया और ठीक से बर्ताव करने का ऑर्डर किया। उसकी आवाज़ तेज नहीं थी, जिससे मुझे और ज्यादा परेशानी हुई। इवान, छोड़ो मुझे, मैंने फुसफुसा कर कहा। अपनी बात छुड़ाने की कोशिश की। उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ ईमानदार हो रहा हूँ। लड़कियां यही तो चाहती है ना, ईमानदारी। मैंने काउंटर की तरफ देखा। कैशियर पीछे चला गया था। बूढ़ा कपल जा रहा था। कोई नहीं देख रहा था। मेरा गला सूख चुका था। मैंने कहा, छोड़ो, तुम मुझे जाने दो। मुझे छोड़ने के बजाय उसने अपने दूसरे हाथ से ट्रे की तरफ हाथ बढ़ाया और एक फोक उठा लिया। उसने उसे अपनी उंगलियों के बीच ढीला पकड़ा हुआ था। उसकी मुस्कान अजीब तरह से चौड़ी हो रही थी। मूड हल्का करने के लिए एक छोटा सा गेम कैसा होगा? इससे पहले कि मैं जवाब दे पाती, उसने मेरे हाथ पर जोर से मारा और मेरी उंगलियों के टेबल में फंसा दिया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़का कि मुझे अपने कानों में अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो इवान? तुम ऐसा मत करो। उसने फोक तेजी से नीचे किया, मेरे हाथ पर नहीं बल्कि मेरे अंगूठे के बगल की जगह पर। मेटल की तेज आवाज आई। फिर से मेरे अंगूठे और उसके साथ वाली उंगली के बीच, फिर से और तेज। मेटल का हर बार डरावनी सटीकता के साथ टेबल पर लग रहा था। वो हंस रहा था, सच में हंस रहा था, धीमी आवाज में, जैसे ये उसके लिए पूरे हफ्ते का सबसे मजेदार काम है। क्या मैं शानदार नहीं? उसने सांसों के बीच में कहा। मैं हिल नहीं पा रही थी, सांस नहीं ले पा रही थी। फोक लगातार नीचे आकर लग रहा था, मेरी त्वचा से 1 मिलीमीटर की दूरी पर। दुनिया उसके हाथ से धुंधली हरकत और खाली रेस्टोरेंट में गूंजने वाली तेज मेटालिक टैपिंग से सिमट गई थी। मेरी उंगलियां बेकाबू होकर कांप रही थी। मुझे लगा जैसे मेरी आंखों में आंसू आ गए हों। रुक जाओ, मैंने फुसफुसाकर कहा। मुश्किल से सुनाई दिया। वो नहीं रुका, बल्कि उसने और स्पीड बढ़ा दी। टक 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 टक। फिर अचानक वो जम गया। कांटा हवा में रुक गया। मेरे हाथ के ऊपर मंडरा रहा था। उसने धीरे से अपना सर बाईं ओर झुकाया और मुझे खाली भाव से घूरने लगा। उसकी आंखों में थोड़ा मजाक, थोड़ा हक और थोड़ा कुछ और भी था। कुछ सेकंड तक वो वैसे ही बैठा रहा। मैं डर के मारे कांप रही थी। फिर उसने अपनी पकड़ ढीली की और कहा, आराम करो बेबी, ये बस एक मजाक था। मेरा पूरा शरीर ऐसे हिल गया जैसे मुझे रस्सी से आजाद किया गया हो।
मैंने अपना हाथ उससे छुड़ाया, पीछे की ओर इतनी जोर से लड़खड़ाई कि मैं लगभग कुर्सी से गिर ही गई थी। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा, बस अपना पर्स पकड़ा और दरवाजे से बाहर ठंडी रात की हवा में भाग गई। ऐसे हाँफ रही थी जैसे मेरे फेफड़े पानी के अंदर हो। बाहर टिमटिमाती नियॉन वेंडी के साइन के नीचे मैंने अपने कांपते हाथों को अपने घुटनों पर दबाया। उल्टी ना करने की कोशिश कर रही थी। मेरी नजरें धुंधली हो रही थी, मेरी उंगलियों में झुंझुनी हो रही थी जहां उसने उन्हें पकड़ा था। मैंने अपने पीछे दरवाजे की घंटी सुनी। मैं जम गई। इवान बाहर आया, हाथ जेब में डाले अपनी एड़ियों पर झूल रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। घर पहुंचकर बता देना, उसने खुशी से कहा। मुझे बहुत मजा आया। मैं तब तक पीछे हटती रही जब तक मैं पार्किंग लॉट की दूसरी तरफ नहीं पहुंची। वो पूरे समय मुझे देखता रहा, ऐसा मुस्कुरा रहा था जैसे हमने कोई अतरंगी मजाक शेयर किया हो। मैंने अपनी कार तक पहुंचने से पहले ही उसे ब्लॉक कर दिया। मैं घर गई और 2 बार नहाई। उसके हाथों के एहसास को मिटाने की कोशिश की। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि वो मुझे फिर कभी किसी से मिलवाए नहीं, और मैं इस बात को लेकर बहुत सीरियस थी। लेकिन जो बात मुझे अब भी चुकाए रखती है, 2 रात बाद मुझे अपने मेल बॉक्स में कुछ मिला। एक वेंडी का नैपकिन जिसके बीच में एक फोक का निशान था और कांपते हाथों से लिखा एक नोट जिस पे लिखा हुआ था, तुम बहुत जल्द दूर हो गई, अगली बार मैं चूकूंगा नहीं। मुझे अब भी नहीं पता कि उसे मेरा पता कैसे मिला। मुझे बस इतना पता है कि अब मैं चेन लॉक कर कर सोती हूँ और अब मैं ब्लाइंड डेट पर नहीं जाती हूँ। जब ये हुआ तब मैं 19 साल की थी और मैं आज भी रात में हर कुछ सेकंड में पीछे देखे बिना नहीं चल पाती। वो हैलोवीन की रात थी, जिस रात मेरे कॉलेज में सब ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे लाइफ में कभी कुछ गलत नहीं होता। मैं कहीं जाने का प्लान नहीं बना रही थी, लेकिन तभी मेरे दोस्तों का एक स्नैपचैट इनवाइट आया। एक अंडरग्राउंड कॉस्ट्यूम रेव जो कैंपस से 2 ब्लॉक दूर था। वो सब बहुत मजे करते हुए दिख रहे थे, तो मैंने सोचा कि ठीक है, बस 1 घंटे के लिए तो जाना है। पार्टी एक मीट की दुकान के नीचे किसी सुनसान दिखने वाले बेसमेंट में थी। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मुझे पछतावा हुआ। चमकती हुई लाइटें और पसीने और शराब की बदबू के साथ तेज म्यूजिक। लेकिन जिस चीज ने मुझे सच में परेशान किया वो थी भीड़। बहुत से लोग कॉलेज के बच्चे नहीं थे। कुछ लोग 30 की उम्र के बीच के लग रहे थे, शायद उससे भी ज्यादा। बड़ी दाढ़ी वाले और सस्ते मास्क पहने हुए लड़के टीनेजर्स के ग्रुप के आसपास घूम रहे थे। मैंने अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए उन्हें टेक्स्ट करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल बहुत खराब था। मैं बस मुड़कर जाने ही वाली थी कि एक हाथ ने मेरे कंधे पर टैप किया और मुझे रोका। हे प्यारी लड़की। मैं मुड़ी और मेरे पीछे खड़े एक लड़के से मिली। उसने वेंडी की मैस्कॉट की ड्रेस पहनी हुई थी, फनी तरीके से नहीं बल्कि परेशान करने वाले तरीके से। एक लाल पिगटेल विग, शार्पी जैसे दिखने वाले पेन से बनाए गए धब्बे और एक नीली ड्रेस जो उसके अधेड़ उम्र के शरीर के लिए बहुत छोटी थी। गर्दन के पास से छाती के बाल झांक रहे थे और उसकी दाढ़ी अजीब तरीके से शेव की हुई थी। शायद तुम किसी और को ढूंढ रहे हो, मैंने पीछे हटते हुए कहा। वो मुस्कुराया जिससे उसके पीले दांत दिखे। नहीं, तुम एकदम सही हो। तुम्हारे जैसे प्यारी छोटी चीज, तुम्हारी खुशबू अच्छी है। ठीक है, दूर हटो मुझसे। इसके बजाय वो और करीब आया। तुम अकेली हो? मैं तुम्हें एक बेहतर पार्टी दिखा सकता हूँ मेरी जान। बस हो गया। मैंने उसे धक्का दिया और सीधे एग्जिट की तरफ चली गई। पोलाइट दिखाने का नाटक भी नहीं किया। सड़क पर पहुंचने के बाद ठंडी हवा ने मुझे ताज़ा कर दिया। मेरा डॉर्म सिर्फ 2 ब्लॉक दूर था। मैं तेजी से चल रही थी। मैंने जैकेट को अपने चारों ओर लपेट लिया। सड़क पर दूर से आने वाले म्यूजिक और दूसरी हैलोवीन पार्टियों से आने वाले हंसी के अलावा शांति थी। मैं लगभग आधे रास्ते पहुंच गई थी जब मुझे हल्की भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने खुद से कहा कि पीछे मत देखो। मैंने खुद से कहा कि मैं ज्यादा सोच रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर कुछ मुझे मजबूर कर रहा था। इसलिए मैंने कंधे के ऊपर से देखा। वो वही था। स्ट्रीट लाइट के नीचे वेंडी का कॉस्ट्यूम और भी बुरा लग रहा था। मेकअप फैला हुआ था, विग टेढ़ी थी, उसका चेहरा पसीने से चमक रहा था और वो मुस्कुरा रहा था। तुम कहाँ भाग रही हो मेरी जान? मैं और तेज भागी, वो भी। मुझे तुम्हारा पीछा करने पर मजबूर मत करो, क्योंकि मुझे पीछा करना पसंद है। शायद 5 सेकंड में वो मेरे पास पहुंच गया और मुझे सड़क के किनारे एक पेड़ से धक्का दिया। इससे पहले कि मैं चीख पाती, उसने मेरी गर्दन पर चाकू रख दिया। उसने फुसफुसाया। फिर वो मेरे करीब आया, इतना करीब कि उसकी सांस मेरे कान से टकरा रही थी। उसने गहरी सांस ली जैसे वो परफ्यूम सूंघ रहा हो। क्या बात है, तुम्हारी खुशबू बहुत ही अच्छी है। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। प्लीज मुझे जाने दो, मैंने रोते हुए कहा। उसकी आवाज बदल गई, कुछ ज्यादा डरावनी हो गई। तुम मेरे साथ घर चलोगे उन जंगलों में? अब अच्छी लड़की बनाओ। मैंने जंगल की तरफ देखा। अंधेरा, एकदम सन्नाटा और पूरी तरह खाली।
मुझे पता था कि अगर मैं उसके साथ वहां गई तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। नहीं, मैंने डर के कहा। उसने ब्लेड और करीब कर दिया। हाँ, तुम चलोगे। जैसे उसने चाकू हटाने के लिए अपनी पकड़ ढीली की, मैं साइड में भागा। मुझे लगा कि चाकू से मेरे गाल पर कट लगा। गर्म चुभने वाला दर्द, लेकिन एड्रेनलिन ने बाकी सब कुछ दबा दिया। मैं ऐसे भागी जैसे जिंदगी और मौत का सवाल था, क्योंकि सच में था। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। मैं बस भागी, पहाड़ी पर, बंद दुकानों के पास से और सड़क पार करते हुए, कारों के हॉर्न को नजरअंदाज करते हुए। पहले तो मुझे उसकी आवाज नहीं सुनाई दी, फिर मुझे फिर से भागने की आवाज सुनाई दी। मेरे पीछे तेज तेज, वापस यहाँ आओ, वो चिल्लाए। मैं फुटपाथ पर लगभग गिर ही गई थी, लेकिन हाथों से खुद को संभाल लिया। मेरा गला खून से गीला था, मेरे फेफड़े जल रहे थे, लेकिन मैंने खुद को और तेज दौड़ने के लिए मजबूर किया। मेरी डॉम बिल्डिंग आखिरकार नजर आने लगी। हेल्प! एंट्रेंस के पास 2 स्टूडेंट्स ने मुझे दौड़ते हुए, खून बहते हुए देखा और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। मैं लगभग गिर ही गई थी। इसे लॉक करो, इसे लॉक करो, मैं चिल्लाई। एक लड़के ने बिना सोचे समझे लॉक बटन दबा दिया। मैं ठीक समय पर मुड़ी और उसे देखा। वो आदमी बिल्डिंग की तरफ लड़खड़ाता हुआ आ रहा था। चाकू अभी भी उसके हाथ में था। विग उसके सर से आधी गिरी हुई थी, लेकिन जब उसने बंद दरवाजा और मेरे पीछे स्टूडेंट्स को देखा तो वो रुक गया। वो बस रुक गया और घूरने लगा। वो फिर से मुस्कुराया, धीरे और डरावनी मुस्कान, और फिर अंधेरे में पीछे हट गया। मेरे घुटने कांपने लगे। मैं जमीन पर गिर गई, बुरी तरह कांप रही थी। किसी ने तौलिया पकड़ा और किसी और ने 911 पर कॉल किया। मैं मुश्किल से बोल पा रही थी। मैं बस यही कह रही थी कि उसने मुझ पर हमला किया। 10 मिनट बाद कैंपस पुलिस आ गई। उन्होंने जंगल, गलियों और जगह के आसपास के इलाकों की जांच की, लेकिन वो आदमी जा चुका था। ऑफिसर्स ने मुझसे बार बार डिटेल्स पूछी। हाइट, वेट, उसने क्या कहा, उसने क्या पहना था, सब कुछ उन्होंने मुझसे पूछा। जब मुझे उसके बारे में यह बताना पड़ा कि उसने मुझे सूंघा था तो मैं रोने लगी। हॉस्पिटल में मेरे गाल पर पट्टी बांधी गई और पुलिस ने तस्वीरें और बयान लिए। उन्होंने मुझसे कहा कि वो अगली कुछ रातों तक इलाकों में पेट्रोलिंग करेंगे और मैं खुशकिस्मत थी। लेकिन किस्मत आपको सुबह 3 बजे जगाए नहीं रखती। किस्मत आपको अपनी खिड़की से हलचल देखने के लिए मजबूर नहीं करती। अजीब बात है, उसके हफ्तों बाद तक मुझे अपने दरवाजे के नीचे वेंडी के फ्लायर्स मिलते रहे। पुलिस कभी ये साबित नहीं कर पाई कि वो वही था। उन्हें फिंगरप्रिंट नहीं मिले, हॉलवे का कोई कैमरा फुटेज नहीं था और किसी ने नहीं देखा कि उन्हें वहां किसने रखा था। लेकिन आखिरी फ्लायर, जिसने मुझे पूरी तरह से डॉम बदलने पर मजबूर कर दिया था, उस पर लाल मार्कर से ऊपर एक मैसेज लिखा था। तुम्हें ढूंढ लिया मेरी जान, तुम अभी भी मीठी महकती हो। मुझे अभी नहीं पता कि वो कहाँ है। मुझे नहीं पता कि वो अभी भी कैंपस के आसपास है या नहीं। मुझे नहीं पता कि वो कभी किसी और को ढूंढने के लिए जंगल में वापस गया या नहीं। मुझे बस इतना पता है कि मैं उस रात बच गई और कहीं बाहर वो अभी भी वेंडी के मैस्कॉट की तरह कपड़े पहने हुए और एक नए शिकार की तलाश में है। मैं 28 साल का था। लेट नाइट शिफ्ट के बाद थका हुआ था और बस हिम्मत जुटाकर चल रहा था। घंटों से जोरदार बारिश हो रही थी, जिससे हर सड़क नदी बन गई थी। मेरे घर के रास्ते में वेंडीज ही इकलौती जगह थी जो खुली थी। उसका नियॉन साइन ऐसे टिमटिमा रहा था जैसे वो तूफान से लड़ रहा। मैं एक सेकंड के लिए ड्राइव थ्रू लेन में बैठा। आखिरकार मैंने पार्क करके अंदर जाने का फैसला किया। शायद मुझे बस गर्मी चाहिए थी या मैं खाली अपार्टमेंट में घर नहीं जाना चाहता था। जैसे मैं अंदर गया, फ्राइज और कॉफी की खुशबू ने कंबल की तरह मुझे चारों ओर से घेर लिया। कुछ लोग अपने खाने पर ध्यान लगाए बैठे थे, बाहर चल रहे तूफान को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने देखा कि एक जवान लड़की वेंडीज की टी-शर्ट पहने सोडा मशीन के पास पोछा लगा रही थी। उसके थके हुए चेहरे से मैं समझ गया कि वो देर रात की शिफ्ट में काम कर रही थी। जैसे ही मैं अंदर आया, उसने मेरी तरफ देखा और कहा, हे वेंडीज में आपका स्वागत है। गंदगी के लिए सॉरी, तूफान की वजह से फर्श बहुत खराब हो गए हैं। मैं हंसा अपने बालों से बारिश का पानी पोंछते हुए। कोई बात नहीं, मैं खुद ही पानी से भीगा हुआ हूँ। वो हंसी, हल्की, प्यार से, और एक सेकंड के लिए पूरी जगह जिंदा दिल महसूस होने लगी। मैंने एक बर्गर और कॉफी ऑर्डर की, अपनी सीट पर बैठा और अपनी हड्डियों में गर्मी के एहसास को वापस आने दिया। उसने बताया कि उसका नाम मेगन है और वो अपना काम करते हुए मुझसे कैजुअली बातें करती रही। मुझे याद है कि मैंने सोचा था उसे इतनी देर तक काम नहीं करना चाहिए। कुछ मिनट बाद डिलीवरी ट्रक आया। मैंने उसे देखने से पहले ही उसकी आवाज सुनी। जब उस साइड के दरवाजे के पास पीछे की ओर आया तो जोरदार हाइड्रोलिक की आवाज आई। बारिश से भीगी जैकेट पहने एक आदमी पीछे से आया और तूफान में चिल्लाने लगा, डिलीवरी, किसी को साइन करने के लिए आना पड़ेगा। मैं आती हूँ, बस 1 सेकंड रुकना। मैंने मेगन को किचन की ओर दौड़ते हुए देखा। वो मुस्कुरा रही थी। ड्राइवर ने ट्रक चालू रखा और क्रेट से भरी डॉली उतारी। वो जल्दी में था, बहुत
तेज, बहुत लापरवाह, तूफान से बचने की कोशिश कर रहा था। वेंडीज के एक एम्प्लॉय ने उससे कुछ कहा, लेकिन उसने ठीक से जवाब नहीं दिया। तब मुझे नहीं पता था कि पानी का वो चिकना निशान जो वो अंदर खींच लाया था, वही सब कुछ बदलने का कारण बनेगा। जैसे मेगन ने डॉली को किचन के दरवाजे से अंदर ले जाने में मदद की, उसने पानी के गड्ढे में कदम रख दिया। मैंने उसका जूता फिसलता हुआ देखा, पहले थोड़ा सा, फिर पूरी तरह से। वो धड़ाम से नीचे गिर गए। क्रेट पलट चुके थे। अरे! मैं चिल्लाया, अपने आप सीट से उठते हुए। जब भारी क्रेट फ्रायर के होस से टकराया तो ऐसा लगा जैसे वक्त स्लो मोशन में चल रहा, किसी ड्रामेटिक फिल्म की तरह नहीं, बल्कि एक अजीब लंबे समय तक चलने वाले डर की तरह। किचन में एक तेज आवाज गूंजी, फिर सरसराहट की आवाज आई। होस ढीला हो गया, खौलता हुआ तेल जमीन पर जोर से फैल गया, दीवारें, फर्श और फ्रायर के पास रखे कागज के थैलों पर गिरा। मेगन! मैं चिल्लाया। मैं कुर्सी के ऊपर से कूदा और काउंटर की तरफ भागा। फौरन धुआं उठने लगा। आग ग्रीस से भीगे कागज पर ऐसे फैल रही थी जैसे वो पूरी रात इसी मौके का इंतजार कर रहे हैं। 911 पर कॉल करो! लेकिन पूरे कमरे में पहले ही घबराहट फैल चुकी थी। सब लोग बाहर निकलने की तरफ भाग रहे थे। कुर्सियां टाइल से टकरा रही थी। मैं धुएं में मेगन को मुश्किल से देख पा रहा था। वो जमीन पर थी, रेंगने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ फैलते हुए तेल में फिसल रहे थे। मेगन, उठो, उठो! मैं चिल्लाया। उसने कोशिश की। उसने जमीन पर जोर लगाया, कांपते और जोर जोर से खांसते हुए। उसके पीछे आग की लपटें तेज हो गई, काउंटर को निगल रही थी, छत की टाइलों की तरफ ऊपर बढ़ रही थी। किसी ने मुझे पीछे से पकड़ा और मुझे वेंडीज आउटलेट से बाहर खींच लिया। मैं मेगन को अभी भी दरवाजे के शीशे से कोशिश करते हुए देख सकता था। प्लीज, मैंने खुद से कहा, प्लीज उठने की कोशिश करो। लेकिन आग इतनी तेज से फैल रही थी कि कोई भी उसे बाहर निकालने के लिए अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ठीक उसी समय जब मैं सोच रहा था कि मुझे एक आखिरी कोशिश करनी चाहिए, मैंने उसके पीछे एक आग का गोला फटते हुए देखा। नहीं 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 नहीं, मैं चिल्लाया। वेंडीज से गर्मी की एक लहर उठी जिसने सबको दूर धकेल दिया। मैंने अपना चेहरा ढक लिया, धमाके से अपनी त्वचा को कसते हुए महसूस किया। शीशे के दरवाजे और खिड़कियां टूट गई। तूफान में उनकी आवाज गूंजी, हवा में धुआं भर गया। मैं दूसरों के साथ पीछे लड़खड़ा गया, आंसू मेरी आंखों में जल रहे थे। हम बारिश में बाहर निकले, खांसते हुए, हाँफते हुए और भीगे हुए फुटपाथ पर गिर पड़े। 5 मिनट के अंदर खिड़कियों से आग की लपटें निकल रही थी। मुझे याद है कि किसी ने मेरा हाथ खींचा, मुझसे पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ। मैं जवाब नहीं दे पाया। मैं बस उस बिल्डिंग को घूर रहा था जहां मेगन 10 मिनट पहले मुस्कुरा रही थी। एक के बाद एक आग बुझाने वाली गाड़ियां आई, सायरन तूफान में गूंज रहे थे। फायर फाइटर्स मास्क पहनकर अंदर भागे और पानी की तेज धार फेंकने लगे। वेंडी का साइन टिमटिमाया, उसमें से चिंगारियां निकली और आखिर में वो बुझ गया। मैं बारिश में खड़ा था, ठंड मेरे कपड़ों से अंदर तक जा रही थी जो मेरी स्किन पर चिपकी गर्मी के साथ मिल रही थी। मेरी कॉफी रास्ते में ही कहीं गिर गई थी, कब किसी के पैर के नीचे कुचल गया था। अगली सुबह तक आग बुझ चुकी थी। बिल्डिंग एक काला ढांचा बन गई थी। सूरज उगने पर उसमें से धीरे धीरे धुआं निकल रहा था। न्यूज वालों ने इसे अजीब किचन हादसा कहा। अजीब और हादसा जैसे शब्द उसकी हंसी की आवाज को मिटा सकते थे, उसकी आवाज की गर्माहट को, उसकी आखिरी सांस में डर को। रिपोर्टर एक दिन में ही चले गए। डिलीवरी कंपनी ने दुख जताया। कंपनी ने दोबारा बिल्डिंग बनाने का प्लान अनाउंस किया। लेकिन मैं उसे बार बार सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। मैं उस पल को भूल नहीं पा रहा था जब मेगन का पैर फिसला था। मैं उसकी चीख के बाद की खामोशी को अनसुना नहीं कर पाया। हफ्तों तक वो गंध मेरे साथ चिपकी रही, तला हुआ तेल, गीली राख और उसके नीचे कुछ और भी गहरा। मैंने वो जैकेट फेंक दी जो मैंने उस रात पहनी थी, लेकिन कभी कभी कसम से मुझे आज भी उसकी गंध आती है। उससे भी बुरा, कुछ रातों को जब बारिश खिड़कियों पर पड़ती है तो मुझे कुछ और सुनाई देता है। टाइल पर पूछे की हल्की रगड़, एक थकी हुई लेकिन नरम आवाज कहती है, हे वेंडीज में आपका स्वागत है। और उसके पीछे एक अलग आवाज, एक चटकने की आवाज, एक गिरने की आवाज, आग में समा गई एक चीख। और मुझे पता है, मैं कहीं भी जाऊं, कितना भी समय बीत जाए, मैं हमेशा उस जलती हुई बिल्डिंग के बाहर बारिश में खड़ा रहूंगा, ठीक आग लगने से पहले, मेगन का बेबस चेहरा देखते हुए।